हमें मारूफ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट उस्ताद जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने प्रोफेसर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। तीन बड़ी हम बुनियादी तौर पर तो हम आते हैं इसकी तरफ, ये जो कुछ हो रहा है अभी हम इन मुंतज़िर हैं और हमें बड़ी ज़रूरत भी है ये जो IMF के प्रोग्राम है, क्योंकि बाकी फंडिंग भी उधर से आनी है। तो आप क्या देखते हैं कि ये इट विल गो थ्रू डिस्पाइट ऑल द हुलाबलू एंड सारी जो ये शोर सियासी पड़ा है, आप समझते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और ये कितना अहम है हमारे लिए ये IMF का प्रोग्राम? जी, मुझे तो यही उम्मीद है क्योंकि IMF की जो एड है वो ऑस्टेंसिवली, उनका अपना कहना यही होता है कि वो सियासी मामलात के साथ जुड़ी नहीं होती। तो इस वजह से जो उनके साथ एग्रीमेंट्स वगैरह हुई हैं जिस पर हमने अपने एंड पे अमल दरामद किया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी अपने एंड पे अमल दरामद करेंगे। वैसे मैंने ये आपको कहा है कि ये ऑस्टेंसिबल बात है, क्योंकि हकीकत में हमने देखा है कि पीछे से स्ट्रिंग्स जो हैं वो खींची जा सकती हैं और चीज़ें तब्दील की जा सकती हैं, मगर उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। और दूसरे इसके साथ साथ ये भी उम्मीद है कि जो बाहर से प्रेशर आया है सियासी मामलात के हवाले से, उस पर भी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ टेबल पे आकर रीच करेंगी। यही मेरा ख्याल है मुल्क व कौम के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन सर, अगर हम सियासी मामला से निकल भी जाएं, हम IMF की ही बात करें तो IMF का वफ्द जो है वो फरवरी में आ रहा है और हमारे अहदाफ पूरे नहीं हुए, ना हमारा टैक्स शार्टफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा हमारी जो कानून साजी करनी थी वो भी नहीं हो पाई। अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए, ना ही हमारा जो है गर्दिशी कर्जा जो है उसका आधा मुकम्मल हुआ है, तो हम IMF को कैसे मुतमिन करेंगे सर? देखें, ये माइनर डिटेल्स हैं मेरे हिसाब के अंदर कि इन पे IMF जो है वो कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, कुछ हम जो है वो कह देंगे कि जी इसको आइंदा इस तरह से कर लेंगे, पूरा उस तरह से कर लेंगे। मेरे हिसाब में इस वक्त IMF का जो प्रोग्राम है वो कोई मॉर्टल डेंजर में नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मेरी असेसमेंट ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन सर फिर पहले टैक्स तो लगेंगे और मिनी बजट भी तो आ सकता है, क्योंकि IMF ने कहा है कि 1% भी शार्टफॉल हुआ तो मिनी बजट आएगा। जी बिल्कुल, वो तो मिनी बजट तो आपको पता है हर साल आता है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। आज तक कभी कोई, मेरा ख्याल है, बजट ऐसा नहीं बना जिसके कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कि मिनी बजट ना पेश किया गया हो और बजट के टारगेट्स रिवाइज ना किए गए हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हर साल ही पाकिस्तान की वो डॉक्टर हफीज पाशा तो कह रहे थे मिनी नहीं मैक्सी बजट होगा, ये बर अल्लाह हमें अपने मान में रखे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी बात हो चुकी, हम 18 सेंट पे बिजली दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, 9 सेंट्स पे वो दे रहे हैं, और फिर जो सोलर को डिस्करेज करने की बात हो रही है। व्हाई कांट वी फार्म आवर पॉलिसीज इन आवर ओन इंटरेस्ट्स, व्हाई आवर हैंड्स आर टाइड? सर यही वो जो हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वाली पॉलिसी बनाई हुई है ना, वो असल में पिछले, मैं कहूँगा कि 3 दिहाइयों से हमारी डेवलपमेंट को और हमारी तरक्की को रोक के बैठी रही है। 3 दिहाइयों से हम उस पॉलिसी के नतीजे में सफ़र कर रहे हैं जो 93 में बनी थी, और मैं तो इस पर मुतअद्दिद बार बात कर चुका हूँ। अवैस लगारी साहब का बयान भी मैंने सुना, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे जो सोलर प्रोड्यूसर हैं उनकी वजह से बिजली महंगी हो रही है और गरीबों को उनकी वजह से बिजली महंगी ख़रीदनी पड़ रही है, जबकि दिस इज़ टोटली इनकरेक्ट। इनफैक्ट सोलर प्रोड्यूसर जो यानी जिन्होंने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं, उन्होंने तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा खर्चा करके वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है सोलर पैनल्स का, तो फिर जाहिर बात है कि उन्होंने उसकी रिकवरी भी करनी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको ये नेट मीटरिंग की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की थी। असल मसला ये नहीं है कि लोगों ने सोलर पैनल क्यों लगा दिए, सोलर पैनल लोगों ने इसलिए लगाए हैं क्योंकि असल मसला है IPPs की महंगी बिजली। जब आप इतनी महंगी बिजली बेचेंगे हर कंज्यूमर को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली मार्केट स्ट्रक्चर को एक तरफ जिसको कहना चाहिए ना लॉपसाइडेड कर रहे हैं कि लोग सोलर प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपकी जो हुकूमत से बिजली आ रही है वो इतनी महंगी आ रही। हुकूमत से बिजली सस्ती हो जाए तो सोलर सारा हुकूमत ने तो ये फैसला किया है और ये तजवीज़ दी जा रही है कि 2 मरहलों में नेट मीटरिंग जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दी जाएगी। एक तो मरहला ये है कि नए लाइसेंस नहीं दे रही हुकूमत, वो बंद करने जा रही है। दूसरा ये है कि इसका रेट इतना कम कर दिया जाए, 6 रुपये फी यूनिट तक लाया जाए, जो कि बजट में आ जाएगा, कि लोग जो है इससे डिस्करेज हों और हौसला शिकनी की जाए। और दूसरी जानब देखा जाए कि जो सोलर के IPPs हैं जिसमें कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट है, मैंने इसका रेट निकाला है, ये 30 रुपए फी यूनिट है। एक जो सोलर पावर प्लांट है वो 31 रुपए का है, और एक अपोलो सोलर है वो 45 से 48 रुपए फी यूनिट का है।
तो IPPs के सोलर पावर से हम महंगी बिजली लेते हैं और यहां से 19 रुपए की बिजली लेते हैं, और फिर भी 400-500 अरब रुपए की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्करेज करने जा रहे हैं। ये अपने जो सिस्टम है उसके नकाइस अवाम पर क्यों डालना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे एदाद शुमार पेश किए। दर हकीकत IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके नतीजे में ये बिजली महंगी है। इस वजह से महंगी नहीं है कि सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो इस किस्म की है कि वो 31 रुपए या 35 रुपए या 40 रुपए की बिजली प्रोड्यूस करे। ये महंगी बिजली इसी वजह से है क्योंकि IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कि उन्होंने ये कैपिटल डाला, उनको हम ये गारंटीड रेट ऑफ प्रॉफिट देंगे, ये है वो है, अटरम पटरम, इसकी वजह से बिजली महंगी है। वो सोलर में भी महंगी है, वो हाइड्रो में भी महंगी है, वो हर चीज़ में महंगी है। जबकि आपको मालूम होगा कि जब वापडा से हम बिजली प्रोड्यूस होती है तो वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन का ये कहना है कि हम तो 7 रुपए फ्री यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं और करते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कितनी बड़ी डिस्क्रेपेंसी दोनों चीज़ों में नज़र आती है हमें। तो ये प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला, टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ही जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने अपने घर पे लाखों रुपए खर्च करके तो पैनल लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा यार इतनी महंगी बिजली IPP से, इससे तो आप अंदाज़ा करें इतना बड़ा प्लांट होता है IPP का, बिजली घर जो होता है उनका, मगर वो इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं कि आप छोटा सा घर में यूनिट लगा के उनसे सस्ती बिजली बना सकते हैं। और सोलर जो कि हर घर पर लग सकता है उसको डिस्करेज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, अगर मैं एक कंज्यूमर होने के हवाले से अपने घर के छोटे से प्लांट में सस्ती बिजली बना सकता हूं, तो वो जो इतनी बड़ी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस्तेमाल करके इतना बड़ा प्लांट बनाते हैं IPP वाले, वो नहीं सस्ती बिजली बना सकते? ये सवाल पैदा होता है पहला। दूसरी बात ये, मैं अभी चीन से वापस होके आ रहा हूँ, आपको बताऊं कि चीन के अंदर सारे का सारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तब्दील कर रहे हैं और इतनी रैपिड स्पीड पे वो सोलर पैनल्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हर घर के ऊपर, हर बिल्डिंग के अंदर। इनफैक्ट वो तो अब ऐसे सोलर पैनल्स भी बना रहे हैं कि जो कि बिल्डिंग की ग्लास का फसाड होता है, उसकी जो शक्ल होती है सामने वाली, वो भी बिजली प्रोड्यूस कर सकती है। तो यानी कि पूरी दुनिया अब सोलर पे ट्रांजिट कर रही है और हम जो है उलट तरफ चलना शुरू हो गए इनसे IPPs को बचाने की खातिर। ये है मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, सर सोलर पर जो बिजली का पोटेंशियल है वो 3 लाख मेगावाट बताया जाता है। अगर 3 लाख मेगावाट से हम चंद हजार मेगावाट जो है वही ले लें जो कि हमारी डिमांड पूरी होती है, तो हम कितनी सस्ती बिजली आवाम को दे सकते हैं? एग्जैक्टली राइट। देखें, बिजली की पैदावार इज़ नॉट द इशू। मैं बार बार ये कहूँगा कि बिजली की पैदावार की वजह से बिजली की कीमत इतनी महंगी नहीं है। बिजली की कीमत महंगी इस वजह से है, पहली बात तो ये है कि IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी वजह से बिजली की कीमत महंगी, नंबर 1। नंबर 2, बिजली की कीमत इसलिए महंगी है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि टैक्स तो हम वसूल कर नहीं सकते, तो फिर इस तरह करते हैं कि ये जो बिजली है इसके अंदर अपने टैक्स शामिल करके और ज़्यादा पैसे इधर से कमाएंगे। और अब क्योंकि जिन लोगों ने सोलर प्लांट लगाए हुए हैं, अपने प्लांट तो नहीं, जो पैनल लगाए हुए हैं अपने घरों के ऊपर, क्योंकि वो इतनी बिजली खरीदते नहीं हुकूमत से, तो उनकी ख्वाहिश ये है कि आइंदा किसी और को ये लगाने नहीं देने पैनल, ताकि वो हमसे हमारी महंगी बिजली खरीदें और उस महंगी बिजली से हम अपनी पब्लिक डेट पूरी करके IMF वालों को कह सकें कि देखें जी हमने टारगेट अपने पूरे किए। कितनी पैथेटिक और पोअर प्लानिंग है, अंदाज़ा करें। वक्त यही है, सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी आपको पता है 5 IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट भी हुए हैं। तो एक्चुअल वक्त यही है कि ये जो 1993 की IPP पॉलिसी, इसको स्क्रैप किया जाए, नई पॉलिसी बनाई जाए और तमाम IPPs के साथ बशमूल चाइनीज IPPs के साथ और पाकिस्तानी IPPs के साथ और हुकूमत के IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया जाए। एक और मैं अब अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इंडिया का मिसाल देख रहे थे, वो तो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो बैंक लोन भी देते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, लगा भी लेते हैं। यहाँ पे 14 रुपए बिजली, 14 रुपए बिजली कम की मरियम साहिबा ने, सेंटर ने उसको स्क्रैप करवा दिया, वो IMF आ गया। अब वो कह रही थी 1 लाख जो है, यानी हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हु रन्स दिस कंट्री डॉक्टर साहब? कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी तो आपके सामने के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले बनाते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपमेंट पॉलिसी है PRSP वगैरह के अलावा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है वो यही बनता है कि इतने डेस्परेट हैं हमारे आपके साथ कि ये एक और भी गेम में क्या यह खेल है, 5000 का नोट स्क्रैप करने की बातें हो रही हैं, वो क्या है, उससे क्या होगा? और ये आप जो बात मुकम्मल करें कि ये जो पॉलिसी है कि कब हम अपनी बागें अपने हाथ में ले पाएंगे? थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं सर। 5000 का नोट जो बात की है काजी साहब, वो करेंसी का नोट 5000 का नोट जो है
उसको बंद करने की तजवीज़ आज सेनेट की कायमा कमेटी में आई है। मोहसिन अजीज जो सेनेटर हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी है और वहाँ पर वज़ीर ख़जाना भी थे और FBR के चेयरमैन भी थे। सबके सामने ये तजवीज़ रखी गई है कि किक बैक्स को अगर ख़त्म करना है, रिश्वत को ख़त्म करना है तो 5000 के नोट पर पाबंदी लगा दी जाए। तो डॉक्टर साहब इस पर भी रहनुमाई कीजिएगा। इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी बीच में इंटरजेक्ट करूँ। इतनी बड़ी तनख्वाहें बड़ी हैं इनको, तो जो पंजाबी में कहते हैं ये जो हमारे स्पीकर और दूसरे लोग हैं इनको तो करोड़े में तनख्वाह लेके जानी पड़ेगी। बहरहाल डॉक्टर साहब, योर कमेंट ऑन दिस। हाँ जी, पहली बात मुकम्मल कर लूँ, वो यही थी कि हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इस नुक्ता नज़र से बनाई जाती है कि किसी तरह हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएँ, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वो इतने गिर जाते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करते हैं कि जिसके नतीजे में मुल्क की तरक्की पर को नुकसान होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन का ताल्लुक है कि वो 5000 रुपये के नोट को डिमोनेटाइज करना चाहते हैं, उसके पीछे सोच यही है कि जब करप्शन होती है तो लोगों का ख्याल है कि वो बोरियां भर के पैसे की लेके जाते हैं, तो अगर वो 5000 रुपीज़ का नोट ख़त्म कर देंगे तो बोरियां बढ़ जाएंगी, तो इसकी वजह से इनकन्वीनियंस की वजह से शायद करप्शन ख़त्म हो जाए। मगर करप्शन के पास हम बड़े इन्वेंटिव हैं। करप्शन के हवाले से हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। मिसाल तौर पर हम कहीं पर घर बना के किसी को दे देते हैं कि ये जी हमने आपको गिफ्ट कर दिया। हमारे पास इतने तरीके हैं कि माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये बताएं कि PIA बड़ी अच्छी एक ज़माने में हमारे उसमें पब्लिक सेक्टर में चलती थी। दुनिया में क्या ज़्यादातर एयरलाइन जो है वो प्राइवेटाइज्ड हैं या रियासतों के कंट्रोल में है, और ये दोनों अलग-अलग किस तरह से ये जो परफॉर्म कर रहे हैं? मॉडल कौन सा है दुनिया में मुस्तक़बिल? जी हमारे खित्ते के अंदर जो ज़्यादातर कामयाब एयरलाइंस हैं वो दर हकीकत स्टेट ओन्ड एयरलाइंस हैं, और वो ज़्यादातर हैं मिडल ईस्ट की एयरलाइंस, जिस तरह एमिरेट्स उसके अंदर शामिल है, सऊदी अरेबिया की एयरलाइन शामिल है, एंड सो ऑन। ये जो एयरलाइंस हैं ये एक तरह से जो रियासत है उन एयरपोर्ट्स को भी और एयरलाइंस को भी इतना सब्सिडाइज करता है कि उसके नतीजे में रीजन के अंदर जो पुरानी एयरलाइंस थी उनको बड़ा नुकसान हुआ है, और उसमें जो ओपन स्काई पॉलिसी अपनाई गई थी उससे और ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी वजह से एयर इंडिया को भी उन्होंने प्राइवेटाइज किया, क्योंकि उनको बेसिकली गल्फ़ की जो एयरलाइंस हैं उनसे नुकसान हो रहा था, क्योंकि गल्फ़ के पास ऑयल है, तो ऑयल से वो अपनी डॉक्टर साहब ये ओपन स्काई पॉलिसी क्या थी, ज़रा बताइएगा आम आदमी के लिए। ओपन स्काई पॉलिसी यही है जी कि पुराने ज़माने में ओपन स्काई पॉलिसी से पहले पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है और पाकिस्तान से जो फ़्लाइटें वगैरह जानी होती थी वो उनके ऊपर PIA की बेसिकली एक किस्म की मोनोपोली हुआ करती थी, और अगर कोई दूसरी एयरलाइन आती जाती थी तो वो फिर PIA के साथ उनको डील करना पड़ता था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओपन स्काईज पॉलिसी ये थी कि जी अब इस तरह के कोई रेगुलेशन नहीं रहेगी, कोई भी एयरलाइन जो है वो आपके अगर चाहे तो आपकी एयर स्पेस को कमर्शियली। तो ये जीनियस किसका था, कौन था वो जो इतना जो अजीम फैसला किया जिन्होंने लोगों ने ओपन स्काई पॉलिसी? ये सारे फैसले जी डॉक्टर साहब जी, ये सारे फैसले 1990 की दहाई में हुए थे। उस ज़माने की दोनों हुकूमतें यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी और PMLN की गवर्नमेंट भी, दोनों जो है इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही थी। IPP पॉलिसीज़, ओपन स्काई पॉलिसीज़, रिकोडेक वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आओ, नियो लिबरलिज्म का दौर था, प्राइवेटाइजेशन।